हेलो स्टूडेंट, हम लेसन कर रहे हैं एन एम्पायर अक्रॉस 3 कंटिनेंट्स। आई एम योर हिस्ट्री टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेसी एंड इकोनॉमिक एक्सपेंसिव। तो हम यहाँ पर उसके फैमिलीज़ के बारे में, जो रोमन साम्राज्य में फैमिलीज़ थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह का परिवार था। तो न्यूक्लियर फैमिली थी, विवाह वगैरह कब किस आयु में होता था, तलाक देना एक आसान प्रथा थी, वो सारी चीज़ें हम इसकी कवर कर चुके हैं। आज हम लिटरेसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट सी बातें हैं वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। फिर हम इसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन यानी कि आर्थिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आंसर रहेगा, तो उसको बिल्कुल अच्छे से समझना। व्हाट अबाउट लिटरेसी, कि साक्षरता क्या है। यहाँ हम रोमन साम्राज्य की साक्षरता के बारे में पढ़ेंगे कि क्या साक्षरता वहाँ पर थी। इट इज़ सर्टेन दैट रेट्स ऑफ कैजुअल लिटरेसी वेरी ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर, कि जो साक्षरता थी ना वो विभिन्न पार्ट में भिन्न भिन्न तरह की थी। एक जैसी साक्षरता सब जगह नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल इन पेम्पोई विच वॉज बुर्ड इन ए वोल्केनिक इरप्शन इन 79 सी 79 ईस्वी की जो बात है, पंपोई नगर था एक जो ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया था। देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड कैजुअल लिटरेसी, और उसके जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलते हैं वो एक लिटरेसी के बारे में उसका जो विस्तार मिला है वो अलग अलग है। वॉल्स ऑन द मेन स्ट्रीट ऑफ पोम्पोई ऑफ्टन सर्टेन एडवर्टाइजमेंट, और जो पोम्पोई की मेन गलियां थी उनकी दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन थे। एंड ग्रेफिटी वर फाउंड ऑल ओवर द सिटी, और अभिलेखन पाए जाते थे हर एक जो दीवारें थी वहाँ पर पोम्पोई की। पोम्पोई जो शहर था, क्योंकि वो ज्वालामुखी के फटने से नष्ट हो गया था 79 सी में। नेक्स्ट है बाय कंट्रास्ट इन इजिप्ट वेयर 100 ऑफ पेपायरी सर्वाइव, कि जो इजिप्ट में हैं सैकड़ों पेपायर जीवित हैं यानी कि बची हुई हैं। मोस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स सच एज कंट्रास्ट वर यूजली रिटन बाय प्रोफेशनल स्क्राइब्स आर दे ऑफ्टन टेल अस दैट एक्स और वाई इज़ अनेबल टू रीड एंड राइट, कि जो एक्स और वाई का और ये वर्ड दिए गए हैं इनको पढ़ पाना लिख पाना उस समय संभव नहीं था। बट इवन हेयर लिटरेसी वॉज सर्टेनली मोर वाइड स्प्रेड अमंग सर्टेन कैटेगरी सच एज सोल्जर, आर्मी ऑफिसर, स्टेट मैनेजर्स, कि यानी कि जो समझ सकते थे पढ़ सकते थे वो सोल्जर थे, आर्मी थे, यानी कि कुछ ही लोगों तक साक्षरता सीमित थी, सभी के पास साक्षरता नहीं थी रोमन साम्राज्य में। कि रोमन साम्राज्य में जो भिन्न भागों में साक्षरता दर भिन्न भिन्न थी। यह सैनिकों, सैनिक अधिकारों एवं संपदा प्रबंधन में साक्षरता की दर अपेक्षाकृत अधिक थी। तो हम लिटरेसी के बारे में, जो रोमन साम्राज्य के बारे में है, कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पर साक्षरता दर थी वो भिन्न भिन्न थी, और जो अधिकतर साक्षरता थी मोस्टली पाई गई है वो सैनिकों में पाई गई है, ठीक है, यानी कि सोल्जर में, आर्मी ऑफिसर जो सैनिक अधिकारी हैं उनमें, एंड ई स्टेट मैनेजर्स यानी कि जो संपदा प्रबंधक हैं उनमें पाई गई है। द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ द एम्पायर वॉज रिफ्लेक्टेड इन मैनी वेज एंड एट मैनी लेवल्स, और जो वहाँ की सांस्कृतिक विविधता है वो भी अलग अलग तरह से है, अलग अलग वेज हैं, अलग अलग स्तर पर थी। इन द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन कलर्स एंड लोकल डिवाइड्स, द प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज दैट वर स्पोकन, द स्टाइल ऑफ ड्रेस एंड कस्टम, उनका जो ड्रेस का स्टाइल था, कस्टम रीति रिवाज थे, द फूड ऑफ पीपल, लोग क्या खाते थे, देयर फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, के जो सामाजिक संगठन थे, कबीले थे और नॉन ट्राइबल थे, इवन देयर पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट, यानी कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर विविधता से भरा हुआ था रोमन साम्राज्य। ये बात हमने शुरू में ही पढ़ी थी कि वहाँ पर अनेक तरह के लोग रहते थे, अनेक तरह के वो भाषाएं बोलते थे, तो ऐसे ही यहाँ है वही चीज़। और माइक वॉज द डोमिनेट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ द नियर ईस्ट, जो पास का पूर्व वाला भाग है उसमें अरमाइक जो लैंग्वेज थी ग्रुपों का एक संगठन था, एट लीस्ट वेस्ट ऑफ द फ्रात। कोप्टिक वॉज स्पोकन इन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर कोप्टिक लैंग्वेज बोली जाती थी। प्यूनिक एंड बर्बर इन नॉर्थ अफ्रीका, ये आप लर्न करेंगे
कि कोप्टिक लैंग्वेज कहाँ बोली जाती थी, तो इजिप्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक एंड बर्बर कहाँ बोली जाती थी, नॉर्थ अफ्रीका में। कैल्टिक इन स्पेन एंड द नॉर्थ वेस्ट, और जो कैल्टिक थी वो स्पेन और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। बट मैनी ऑफ दीज लिंग्विस्टिक कल्चर वॉज प्योरली ओरल एट लीस्ट अंटिल ए स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड फॉर देम। तरह तरह के लोग भाषाएं बोलते हैं जब तक एक लिपि का विकास अच्छी तरह से किसी भाषा के लिए नहीं हो जाता। अर्मेनिया फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है अर्मेनिया का, ओनली बिगन टू बी रिटन एज लेट एज द 5th सेंचुरी। 5th सेंचुरी के अंदर ये लिखी जाती थी। वेयर्स देयर वर ऑलरेडी ए कोप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बाय द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी। तो इस तरह से एक अलग अलग कल्चर यानी कि विविधता से भरा हुआ था रोमन साम्राज्य, वो चीज़ें यहाँ पर थी। अब हम जो मोस्टली हमारा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम इसमें लर्न करेंगे। इकोनॉमिक्स एक्सपेंशन यानी कि आर्थिक विस्तार। द एम्पायर हैड ए सब्सटेंशियल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हार्बर्स, माइंस यानी कि खाने, हार्बर्स होता है बंदरगाह, कि रोमन साम्राज्य में बंदरगाह, माइंस खाने, क्वारीज खदान, ब्रिक यार्ड्स ईंटों के भट्टे होते हैं जो उनको बोलते हैं, ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज यानी कि जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ आदि की संख्या बहुत अधिक थी। यानी कि जो रोमन साम्राज्य में था उसमें हार्बर, माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड्स, ओलिव ऑयल फैक्ट्रीज, इनकी संख्या बहुत अधिक मात्रा में थी। इस प्रकार इस साम्राज्य का जो आधारभूत आर्थिक ढांचा था वो काफ़ी मजबूत था। इन सब फैक्ट्रीज की वजह से जो रोमन साम्राज्य का आधारभूत आर्थिक ढांचा था वो काफ़ी मजबूत था। वीट यानी कि गेहूँ, वाइन यानी कि अंगूरी जो शराब थी, एंड ओलिव ऑयल वर ट्रेडेड एंड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज एंड दे कम मेनली फ्रॉम स्पेन, the Gallic provinces, North Africa, Egypt, and to a lesser extent Italy, where conditions were best for these crops. Liquids like wine and olive oil were transported in containers called amphora. कि गेहूँ, अंगूरी शराब था, जैतून का जो तेल था वो प्रमुख व्यापारिक मदें थी। इनका बहुत अधिक मात्रा में रोमन साम्राज्य में प्रयोग किया जाता था। ये जो मंगवाई जाती थी चीज़ें, मतलब ये कहाँ से आती थी ये चीज़ें, तो स्पेन, गैलिक प्रांतों से, उत्तरी अफ्रीका से, मिस्र से तथा इटली से आती थी, क्योंकि वहाँ इन फसलों के लिए स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल होती थी कि वहाँ अच्छी तरह से ये फसलें उग पाती थी, एक अच्छा उत्पादन वहाँ से होता था। शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई एक प्रकार के मटकों या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है कि एम्फोरा क्या था, तो एम्फोरा में शराब, जैतून का तेल, अन्य तरल पदार्थ रखे जाते थे, उसको एम्फोरा बोलते थे। एक मटके या कंटेनर की तरह ये चीज़ होती थी, उसको एम्फोरा बोलते थे। द फ्रेगमेंट्स एंड शेड ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज सर्वाइव। मोंटेस्क्यू इन रोम in Roman is said to contain the remains of over 50 million vessels, and it has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shapes of these containers, tell us what they carried, and say exactly where they were made by examining the clay content and matching the finds with clay pits throughout the मेडिटेरियन। यानी कि जो ये जैतून के तेल वगैरह हैं, ये जो चीज़ें ले जाई जाती थी स्पेन में, जैतून का जो तेल निकालने का काम है वो चरमोत्कर्ष पे था, यानी कि काफ़ी उत्कृष्ट था। और जो जैतून का तेल था वो कंटेनरों में लिया जाता था।
In this way, we can now say with some confidence that Spanish olive oil, to take just one example, was a vast commercial enterprise that reached its peak in the years 140 and से लेकर 160 peak. The Spanish olive oil of this period was mainly carried in a container called Dressel 20 after the archaeologist who first established its form. यानी कि जो स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग था वो 140 से 160 ईस्वी के दौरान अपने काफ़ी चरमों तक रस पर था, यानी कि काफ़ी उत्कृष्ट था। उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल 20 कहते थे। यानी कि जो जैतून का तेल जिन कंटेनर में ले जाया जाता था उनको ड्रेसल 20 कहते थे। इसका यह नाम पुरातत्वविद हेनरिक ड्रेसल के नाम पर रखा गया था। साम्राज्य का जो भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार थे, उत्पादक थे, अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जैतून के तेल के व्यापार पर भी प्रभुत्व बदलता रहा। Spanish olive oil circulated very widely indeed. By using such evidence, the remain of amphora different kinds of their distribution maps. आर्कोलॉजिस्ट आर एबल टू शो, जो इतिहासकार हैं, पुरातत्व विज्ञानी हैं, वो क्या शो करने के योग्य होते हैं दैट स्पेनिश प्रोड्यूसर सक्सीड इन कैप्चरिंग मार्केट्स फॉर ओलिव ऑयल फ्रॉम देयर इटालियन काउंटरपार्ट्स। कि जो स्पेन वाले थे, स्पेन वालों ने काफ़ी मतलब ओलिव ऑयल पर ज़्यादा उनका अधिकार था इटालियन के उसमें। दिस वुड हैव हैपन इफ स्पेनिश प्रोड्यूसर सप्लाइड ए बेटर क्वालिटी ऑयल एट लोअर प्राइसेस, क्योंकि ये स्पेनिश वाले एक बेटर क्वालिटी सप्लाई करते थे और इनकी जो प्राइस थी वो भी काफ़ी कम थी। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं द बिग लैंड ओनर्स, कि जो एक बहुत बड़ा मालिक है फ्रॉम डिफरेंट रीजन कंप्लीट विद ईच अदर फॉर कंट्रोल ऑफ द मेन मार्केट्स फॉर द गुड्स दे प्रोड्यूस्ड। कि देखो एक बड़ा व्यापारी है, वो जब बहुत बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करता है तो वो थोड़े से कम रेट पर वो करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति सिर्फ थोड़े थोड़े माल का ही उत्पादन करता है तो वो उसके रेट थोड़े से महंगे होते हैं, उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। द सक्सेस ऑफ स्पेनिश ओलिव ग्रोवर was then repeated by North African producer olive estates in this part of empire dominated production through most of the 3rd and 4th century। तो धीरे धीरे है ना इसका व्यापार काफ़ी फैल गया ओलिव ऑयल का। कई जगह फिर ये इसके उर्वरता के लिए भी जाना जाता था, कई जगह में इसका काफ़ी हो गया विस्तार। लेटर आफ्टर 425 North African dominates was broken the east in the latter 5th and 6th century. The Aegean, Southern Asia, Minor Turkey, Syria, Palestine become major exporter of wine and olive oil। तो इनके ये काफ़ी उत्पादन यहाँ पे होता था। मांगे आपस में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी इन जगह पर जहाँ से सामान को भेजा जाता था। Silky and Fumin in Egypt, Galilee, Belgium, the empire include many regions that had a reputation for exceptional fertility। यानी कि साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। कंपनी इन इटली, कि इटली के अंदर कंपेनिया था, सिसली एंड फेवियम इन इजिप्ट, गैलीली, बाइजैकियम, पिसुनिया, साउथर्न गोल, कार्डगुलिया, नारबोनिस एंड बाइटिका,
ये प्रदेश इसमें शामिल थे, यानी कि इनमें इटली का कैंपेनियन था, सिसिली और मिस्र के फेम्यूम थे, गैलीली थे, बाइजैकियम था, दक्षिणी गोल था, बायटिका ये प्रदेश शामिल थे और ये प्रदेश राज्य के धनी आबादी वाले सबसे धनी प्रदेशों में से थे। तो यहाँ तक इसको अच्छे से आप रीड करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी, क्योंकि आप जितना थोड़ा सा इसको कवर करते रहेंगे उतना ज़्यादा ये ठीक रहेगा और आपको लर्न हो जाएगा। तो इसकी अच्छे से रिवीजन करें।